नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के आधुनिक कवि रघुवीर सहाय जी के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। रघुवीर सहाय जी की 12वीं कक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 कविताएं हैं, एक बसंत आया और दूसरी तोड़ो। आज इस वीडियो में हम बसंत आया व रघुवीर सहाय जी के साहित्यिक परिचय के विषय में पढ़ेंगे और तोड़ो कविता को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो जो बसंत आया कविता है, यह वास्तव में रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित मानव की आधुनिक जीवन शैली पर एक व्यंग्य है। यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई ऐसी कविता है जो हमारी आज की जीवन की विडंबना को दर्शाती है कि आज का मनुष्य प्रकृति से किस प्रकार से दूर होता चला जा रहा है। आज हम प्राकृतिक परिवर्तनों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारा उन पर ध्यान नहीं जाता। हम उनके प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं। हमेशा की तरह आज भी बसंत के आने पर पुराने पत्ते झड़ते हैं, नई कोपले खिलती हैं, भंवरे गूंजते हैं, कोयल कूकती है, आमों पर बोर आता है, थोड़ी गर्मी लिए हुए मस्त मस्त ठंडी हवा चलती है, परंतु हम उस ताजी हवा का आनंद भी नहीं ले पाते क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज का मनुष्य इतना अधिक आत्म केंद्रित हो चुका है, वह केवल अपने स्वार्थ पूर्ति में इतना ज्यादा खो गया है कि प्राकृतिक परिवर्तनों की ओर उसका ध्यान ही नहीं है। यद्यपि प्रकृति हमारी सहचरी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति हमारा साथ देती है, हमें समय समय पर अनेक उपहार देती है, परंतु हम प्रकृति के प्रति निरपेक्ष बने हुए हैं, प्रकृति का हम ध्यान नहीं रखते। और यदि हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान नहीं रखेगी और हमें प्रकृति के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। शायद यही कारण है कि वर्तमान समय में जो हम ये कोविड-19 कोरोना को भुगत रहे हैं, ये महामारी इसी प्रकृति की अनदेखी का ही नतीजा है। हमने स्वयं को प्रकृति से जो काट लिया है, यही कवि की सबसे बड़ी चिंता है। कवि यह चाहता है कि हम प्राकृतिक परिवर्तनों को अनुभव करें, महसूस करें और उनकी तरफ हमारा ध्यान जाए, हम भी प्रकृति का ध्यान रखें। यह नहीं कि बसंत के आने का पता हमें कविताओं को पढ़ करके या कैलेंडर को देख करके या दफ्तर से छुट्टी होने की वजह से पता चले, अपितु हमें प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को देख करके स्वयं समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी ऋतु आ रही है। और अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए कवि ने अपने जीवन अनुभवों का प्रयोग किया और देशज भाषा का भी प्रयोग किया। इसमें अनेक शब्द हमें ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे अमुक, मदन महीना, बसंत पंचमी, यानी ऐसे शब्द जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और यह हमारी आधुनिकता के ऊपर एक चोट मारने वाली कविता है। तो आइए पढ़ते हैं, व्याख्या को समझते हैं कविता की, और लेकिन उससे पहले हम रघुवीर सहाय जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। उसके पश्चात कविता की व्याख्या करके हम इसके प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, रघुवीर सहाय के साहित्यिक परिचय में सबसे पहले हम देंगे जीवन परिचय। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1924 लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी जुड़े रहे और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादन किया। अब इसके पश्चात हम देंगे रचनाएं। रचनाओं में काव्य संग्रह हैं इनके, सीढ़ियों पर धूप में, आत्मा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। और रघुवीर सहाय जी नई कविता के कवि हैं। उनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित हैं। और तीसरे स्थान पर आएगी भाषा शैली। इनकी भाषा सटीक, दो टूक और विवरण प्रधान है।
वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयास पूर्वक बचते हैं। अनावश्यक का अर्थ जो गैर जरूरी हो उनको ये प्रयोग नहीं करते। छंद मुक्त के साथ साथ छंदबद्ध रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। छंद मुक्त यानी जिनमें चरणों की लंबाई, मात्राएं, वर्णों की संख्या समान ना हो, और छंदबद्ध यानी जिनमें प्रत्येक चरण की ये मात्राएं अथवा वर्णों की संख्या समान होती है। आगे देखते हैं इसकी साहित्यिक विशेषताएं। पहला है आत्मपरक अनुभव की जगह जन जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति। आत्मपरक से अभिप्राय है केवल अपने से संबंधित अनुभवों के स्थान पर आम जनता के अनुभवों को अभिव्यक्त करना, अपने काव्य में स्थान देना। दूसरा है मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति, और तीसरा है अकेलेपन, असुरक्षा, फालतूपन, परायापन आदि का चित्रण। चौथा भयाक्रांत अनुभव की वेग रहित अभिव्यक्ति। भयाक्रांत अनुभव से अभिप्राय जो आजकल के माहौल को देखकर भय से व्याकुल हो जाता है हमारा हृदय, उस अनुभव की इन्होंने अभिव्यक्ति की है। और अगला है व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध की कविता में अभिव्यक्ति। यानी सामाजिक संदर्भों को उन्होंने अच्छे से निरीक्षण किया, अच्छे से देखा, उनका जो अनुभव रहा उसी अनुभव को अपनी कविता में इन्होंने स्थान दिया। आगे बढ़ते हैं बसंत आया कविता की सप्रसंग व्याख्या की ओर। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। तो इसमें सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत सबसे पहले हमें देना होगा संदर्भ, जिसमें हमें बताना होगा कविता का नाम बसंत आया और कवि रघुवीर सहाय। दूसरे स्थान पर आएगा प्रसंग में हम क्या बोलेंगे, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने प्रकट किया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है। ऋतुओं में होने वाले परिवर्तनों का हम आज की आधुनिक जीवन शैली में अनुभव नहीं कर पाते। अब तीसरे स्थान पर व्याख्या की ओर चलते हैं। पहली पंक्ति देखिए, जैसे बहन दा कहती है। दा जो है ये बड़े भाई को कहा जाता है जब हम उन्हें आदर पूर्वक प्यार पूर्वक बुलाते हैं। तो कवि का क्या कहना है, जिस प्रकार एक बहन अपने बड़े भाई को सम्मान से मिठास युक्त स्वर में दा कहकर बुलाती है, पुकारती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। ठीक इसी प्रकार जब किसी बंगले के किसी तरु का अर्थ होता है पेड़, बंगले के किसी अशोक के पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया कूकने लगी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे। तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष से गिरे हुए। और चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर, चलती का अर्थ है चहल पहल वाली, चहल पहल से भरी हुई सड़क के किनारे लाल बजरी पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरे बड़े बड़े, पियराए का अर्थ है पीले पत्ते, बड़े बड़े पीले पत्ते जब झड़कर नीचे गिर गए और वो पांव के नीचे आने से चुरमुराने लगे। चुरमुराने का अर्थ है मरमर की ध्वनि करने लगे। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। सुबह 6 बजे के समय हवा ऐसे खिली खिली सी आई जैसे गर्म पानी से नहा करके आई हो, और वह खिली हुई हवा आई और आकर फिरकी सी, फिरकी का अर्थ है गोल गोल घूमना। जो आप लोगों ने देखा होगा दिवाली पर फिरकी चलाई जाती है, गोल गोल घूमती है, तो गोल गोल फिरकी की तरह वह आई और घूम करके वापस चली गई। कौन चली गई? हवा चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। ठीक इसी प्रकार फुटपाथ पर चलते हुए कल मैंने ये जाना कि बसंत आ गया। अर्थात प्रकृति में परिवर्तन तो स्वाभाविक रूप से हो ही रहे हैं, परंतु
बसंत के आने पर जो स्वाभाविक रूप से चिड़ियों का चहकना, सूखे पत्तों का झड़ना, नई कोपलों का आना, हवा का मस्ती में बहना, ये सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। परंतु शहरी संस्कृति में मनुष्य का प्रकृति से ऐसा नाता टूटा है, ऐसा रिश्ता टूटा है कि अब बसंत के आने का पता ही नहीं चलता। आइए अब इस पद्यांश का विशेष देखें। विशेष का पहला बिंदु है आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग्य किया गया है। दूसरा, जैसे गर्म पानी से नहाइयों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे आपको मालूम है, जैसे, मनो, मानो, मनु, अगर इनमें से कोई शब्द आ जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीसरा है पियराए पत्ते और हुई हवा, इनमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि पियराए पत्ते इन दोनों में प्रारंभ में प है और हुई हवा में दोनों में प्रारंभ में ह है, तो अनुप्रास अलंकार होगा। अगला, फिरकी सी आई में उपमा अलंकार है। जब भी सी या सम या समान हो तो उपमा अलंकार होता है। अगला, बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द दो बार आ रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और छठा है चित्रात्मकता का समावेश है। क्यों? क्योंकि इस पद्यांश को पढ़कर एक चित्र सा हमारी आंखों के आगे घूम जाता है, इसलिए चित्रात्मकता। अगला, भाषा सहज व सरल है। अगला, लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे है बिंबात्मकता विद्यमान है। 10वां, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। और 11वां, मुक्त छंद है। दूसरा पद्यांश देखते हैं। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवे की पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे पदे, दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। यहाँ पर कवि का क्या कहना है? यहाँ कभी नहीं है, ये कवि है। कवि का कहना है कि किसी निश्चित दिन अथवा निश्चित वार को कामदेव के महीने की पंचमी अर्थात बसंत पंचमी होने का हमें अनुभव नहीं होता, उसे कैलेंडर या छुट्टी के होने से ही जाना जाता है। क्योंकि देखो, अमुक का अर्थ है निश्चित और वार का अर्थ दिवस। मदन महीना, मदन कहा जाता है कामदेव को, कामदेव का महीना यानी बसंत का महीना। तो हमें यह बात कैलेंडर से मालूम होती है कि कौन से निश्चित दिन, कौन से निश्चित वार को कामदेव के महीने यानी बसंत के महीने की पंचमी तिथि होगी। और दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। इस बात का प्रमाण तब मिलता है जब दफ्तर में उस दिन छुट्टी होती है। और कविताएं पढ़ते रहने से पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। ढाक का अर्थ होता है पलाश। और कविताएं पढ़ते रहने से हमें यह पहले ही पता चल चुका है कि बसंत के आने पर पलाश के जंगल दहर दहर दहकने लगेंगे। दहर दहर दहकने का अर्थ है धधक धधक कर जलना। क्यों? क्योंकि पलाश के जो फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। उनके लाल रंग की सुंदरता से सारा वन लाल लाल सा लगने लगता है, जैसे कि आग से जल रहा हो। तो हमें कविताएं पढ़ते रहने से पता था कि बसंत के आने पर जंगल में पलाश धधक धधक कर जलने लगेंगे और उनके लाल फूलों का सौंदर्य चमकने लगेगा। आम बोर आवेंगे। बोर आने का अभिप्राय होता है आमों के पेड़ों पर मंजरियां आ जाना, खुशबू से, लाल रंग से आमों का लद जाना। तो आमों पर मंजरियां आ जाएंगी, रंग रस गंध से लदे पदे दूर विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। नंदनवन वास्तव में तो इंद्र के उपवन का नाम है, परंतु यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि देश और विदेश के, पास और दूर के सभी जितने भी आनंददायी वन हैं वे आकर्षक रंग रस और गंध से लद जाएंगे और यशस्वी होंगे। यशस्वी होने का अर्थ है उनका यश, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाएगी। मधुमस्त, पिक, भौर आदि अपना अपना कृत्व अभ्यास करके दिखावेंगे। मधुमस्त, मधुमस्त से अभिप्राय मदमाते, मस्त। पिक माने कोयल, भौर माने भंवरा। मस्ती में चूर, कोयल और भंवरे
अपना अपना कृतित्व दिखाएंगे। कृतित्व का अर्थ है जो उनकी रचनाएं हैं। क्या रचनाएं हैं? कोयल मीठे स्वर में गाती है, भंवरे मीठे स्वर में गुंजार करते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि फूलों का रस पीकर मस्त कोयल और भंवरे मदमाते स्वर में गाने लगेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत है। नगण्य माने तुच्छ। कवि का कहना है केवल यही बात ही पता नहीं थी कि बसंत के आने का पता मुझे इस तरह से चलेगा। आज के तुच्छ दिन मैं यह जानूंगा कि बसंत आ गया, ये इस तरह से जानूंगा, बस यही नहीं पता था। कहने का अभिप्राय अर्थात आज का मशीनी युग है जिसने हमारी संवेदनाओं, भावनाओं, अनुभूतियों को कुचल करके रख दिया है, जिसमें हमें बसंत के आने का पता इन परिवर्तनों को देख करके नहीं चलता, बल्कि कैलेंडर देखकर व कार्यालय में छुट्टी होने से पता चलता है। इसका विशेष देखें। यद्यपि सारे के सारे बिंदु वही समान हैं, पिछले वाले पद्यांश वाले ही विशेष के बिंदु रहेंगे, केवल अलंकारों वाले बिंदु बदल जाएंगे। पहला है आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग्य किया गया है। दूसरा नई कविता का प्रभाव है। तीसरा दहर दहर दहकेंगे। इनमें प्रारंभ में सब में द है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। रंग रस, इनमें दोनों में ही र है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। दहर दहर, एक ही शब्द दो बार आ रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अपना अपना, वही शब्द दोबारा से आया, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चित्रात्मकता का समावेश है। भाषा सहज एवं सरल है। लक्षणा सब शक्ति है। बिंबात्मकता विद्यमान है। छंद मुक्त रचना है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। बाकी सारे बिंदु समान, केवल अलंकार वाले बिंदु बदल गए। अब हम बसंत आया कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? तो जैसा कि अभी हमने कविता में पढ़ा, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैलेंडर से मिली। कैलेंडर में बसंत पंचमी की छुट्टी थी, उस दिन दफ्तर में छुट्टी थी और उसने कुछ कुछ प्राकृतिक परिवर्तनों को देखा था, जैसे सड़क के किनारे पीले पीले पत्ते गिरे हुए थे, पांव के नीचे दबकर वे चरमराहट की आवाज कर रहे थे, अशोक के पेड़ पर बैठी चिड़िया भी कूक रही थी। अगला, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में निहित भाव क्या है कि बसंत आगमन पर हवा में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, हवा अच्छी लगने लगती है। हवा ऐसे लगती है जैसे गर्म पानी से नहाकर आई हो, और हवा मस्ती में फिरकी की तरह नाचती हुई आती है और चली जाती है। इसी से ही कवि को एहसास हुआ कि बसंत आ गया। अगला, बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों? बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने यह बताया कि कैलेंडर में इसका उल्लेख था और उस दिन दफ्तर में छुट्टी थी। उसका ऐसा कहने का कारण यह था कि आधुनिक जीवन शैली ने व्यक्ति को आत्मपरक बना दिया है। अगला प्रश्न, और कविताएं पढ़ते रहने से आम बोर आवेंगे में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इसमें कवि ने आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग्य किया है। अब आदमी को पता ही नहीं चलता कि बसंत कब आ गया। मनुष्य प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है। अब तो कविताओं में बसंत का उल्लेख होने पर ही पता चलता है कि बसंत आने पर पलाश के वन धधक कर जल उठेंगे, आम के पेड़ मंजरियों से लद जाएंगे। यानी कवि यह व्यंग्य कर रहा है कि अब प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से नहीं, बल्कि बसंत का एहसास कविताओं के पढ़ने से होता है। अगला प्रश्न, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। प्रकृति हमें समय समय पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराती रहती है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति द्वारा मानव को जीवन प्रदान करने के कारण ही उसे मनुष्य की सहचरी माना गया है। मनुष्य ज्यों-ज्यों प्रकृति से दूर होता जाता है,
त्यों त्यों उसे प्रकृति का कोप झेलना पड़ता है। प्रकृति मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसका साथ निभाती है। इस प्रकार यह मनुष्य की सहचरी बनकर रहती है। यदि हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रकृति भी फिर हमारा ध्यान नहीं रखेगी। अगला, बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है उसका प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य से अभिप्राय होता है उद्देश्य। तो इस कविता में कवि की मुख्य चिंता यह है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कटता चला जा रहा है। आज दोनों के बीच में दूरी बढ़ रही है। इस रिश्ते को कैसे पुनः स्थापित किया जाए, इसी बात की कवि को चिंता है। आज के मनुष्य को बसंत के आगमन का पता प्रकृति से नहीं चलता, वरन कैलेंडर से पता चलता है। मानव प्रकृति के परिवर्तनों के प्रति निरपेक्ष बना रहता है। उसे कोपलों के फूटने, ढाक बन के दहकने, भंवरों के गुंजार करने, कोयल के कूकने, इन सब से परिस्थितियों का पता नहीं चल पाता और यही स्थिति ही निश्चय ही चिंताजनक है। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको रघुवीर सहाय जी का साहित्यिक परिचय, इस कविता की व्याख्या व इसके प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। यदि आपको बसंत आया कविता में कोई भी समस्या है या आपकी कोई शंका है, आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगी आपकी उस समस्या का निवारण करने के लिए। और साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने बाकी मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो। और साथ ही बेल आइकॉन को दबा देने से आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए मिलते हैं रघुवीर सहाय जी की अगली कविता तोड़ों के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।